चलो, आज का टॉपिक कौन सा है अपना? 12th क्लास का फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ना है? आंतरिक प्रतिरोध। क्या पढ़ना है? आंतरिक प्रतिरोध, व्यंजक की गणना, प्रभावित करने वाले कारक, साथ में सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। सबसे बड़ी चीज आती है आंतरिक प्रतिरोध। क्या है टॉपिक? आंतरिक प्रतिरोध। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था, कौन सा टॉपिक था उसमें? ओम का नियम। ओम के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। फिर उसके बाद बताया था ओम के नियम के लिए व्यंजक की गणना, है ना, शर्तें वगैरह लिखवाई थी। ठीक है। इसके बाद आज का जो टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित है। सबसे बड़ी चीज आती है कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। इसके नाम में ही छिपा है, इंटरनल कंडीशंस की बात चल रही है। हाँ है ना। जैसे मान के चलो एक जो सेल है, क्या है? सेल। सेल क्या कहलाता है? सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो अपनी रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा में, मतलब विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ है ना। इतना समझ में आया? अब जैसे सेल का स्ट्रक्चरल की कंडीशंस देखें, सेल एक कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? इस तरीके से बेलनाकार होता है कि नहीं होता? यहाँ पे उसका पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ पे एक कार्बन की छड़ होती है जो हमारे इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। और इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है? विद्युत अपघट्य यूज होता है। क्या होता है? विद्युत अपघट्य यूज होता है। तो मान के चलते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को जैसे ही हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको करते समय जो विद्युत अपघट्य यूज हुआ है, इसके द्वारा जो धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है। क्या डाली जाती है? रुकावट डाली जाती है। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आई? सेल की आंतरिक बनावट के कारण, सेल की आंतरिक बनावट के कारण जब धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो डेफिनेशन से मैंने लिखवाई अभी होगा ये। पढ़ो क्या लिखा है? जब किसी सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में उपयुक्त विद्युत अपघट्य के कारण, इसके कारण विद्युत अपघट्य के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है? यदि हम इसके साइन की बात करें तो देखो, पहले नंबर तो सेल है, तो यहाँ पे हमारा सेल का साइन आएगा प्लस और हाँ है ना। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। तो इस तरीके का हमने सेल और प्रतिरोध बना लिया और उसको एक डिब्बे में बंद कर दिया, तो ये साइन हो जाता है किसका? आंतरिक प्रतिरोध का। और आंतरिक प्रतिरोध का ये हमारा संकेत हो गया। इसको दर्शाते, प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल आर से। और इसका जो मात्रक होता है, चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे बाह्य मात्रक हो, बाह्य प्रतिरोधक मात्रक क्या होगा? ओम ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आंतरिक प्रतिरोध क्या है, संकेत, और उसको साइन क्या है, इसको तंत्र समझ में आया कि नहीं है? इतना क्लियर है? अब बात आता है ओम को नियम को मतलब जो सॉरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से? प्रभावित करने वाले कारक। देखो, प्रभावित करने वाले कारकों में यदि किसी भी चीज को देखा जाए कि कौन कौन हो सकते हैं, तो पहले नंबर देखा करो वो चीज बनी कैसे है। तो बनाने वाला जो मटेरियल होगा 100% वो तो प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? तो फर्स्ट नंबर अपन मान के चलते हैं, यदि सेल को प्रभावित करने वाले कारकों में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे किसके द्वारा रुकावट डाली जा रही है? विद्युत अपघट्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा विद्युत अपघट्य। क्या हो जाएगा फर्स्ट हमारा? विद्युत अपघट्य। दूसरा आ जाएगा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा? प्रभावी क्षेत्रफल। प्रभावी क्षेत्रफल। फिर इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट क्या आ जाता है? ताप। क्या आ जाता है? अब कौन सा कारक इसको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, हमें इसकी बात करनी है। ठीक है। तो बात आती है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। फर्स्ट नंबर क्या है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता। सांद्रता किसके लिए दर्शाता है? मात्रा के लिए। किसके लिए दर्शाता है? तो जब इसके द्वारा रुकावट डाली जा रही, किसके द्वारा? विद्युत अपघट्य के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघट्य। मतलब विद्युत अपघट्य के जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल है, उन्हीं के जो अणु हैं, उनके द्वारा यहाँ पे क्या डाली जा रही है? रुकावट डाली जा रही है कि नहीं जा रही है? तो सांद्रता किसके लिए दर्शाती है? उसकी मात्रा के लिए।
जब मात्रा बढ़ाएंगे मतलब रुकावट डालने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब रुकावट डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ये बताओ जैसे मान के चलो ये दो व्यक्ति हैं, इनको मिलना है, हाँ है ना, और यहाँ पे अन्य लोग हैं जो इनको मिलने से रोक रहे हैं। इनके बीच की जितनी ज्यादा दूरी होगी उनको मिलना उतना कठिन होगा, और जितनी दूरी कम होगी वो उतने आसानी से कनेक्ट हो सकते कि नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है भैया, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना अधिक, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी कम होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद आता है प्रभावी क्षेत्रफल। प्रभावी क्षेत्रफल क्या कहलाता है, जैसे इलेक्ट्रोड है कि नहीं, तो इलेक्ट्रोड का कितना भाग इस विद्युत अपघट्ट में क्या है, डूबा हुआ है, क्या है, डूबा हुआ है। जितना क्षेत्रफल होगा ज्यादा उतने ही विद्युत अपघट्ट के, जो विद्युत अपघट्ट को जैसे हम डोलेंगे वो किसमें टूट जाएगा, आयनों में टूटेगा ही टूटेगा। तो जितना ज्यादा आयन, विद्युत अपघट्ट तो टूटा गया आयन में, तो इसके अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड डूबा रहेगा उतने आयन इस इलेक्ट्रोड पर अधिरोपित होंगे कि नहीं होंगे। प्लस इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन आएगा, माइनस, और माइनस इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन आएगा, प्लस। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा अट्रैक्ट कंडीशंस क्या होगी, उतनी अधिक होगी कि नहीं होगी आयनों को अट्रैक्ट करने की, और जितनी ज्यादा आयनों को अट्रैक्ट करने की कंडीशंस होगी विद्युत धारा का मान उतना ही कम होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो मान के चलते हैं इलेक्ट्रोडों का हुआ है क्षेत्रफल जो विद्युत अपघट्ट में डूबा रहता है उसे प्रभावी क्षेत्रफल कहते हैं, क्या कहते हैं। और प्रभावी क्षेत्रफल का मान जितना अधिक होगा उतने ही विद्युत अपघट्ट के अधिक आयन कन्वर्ट होंगे किसमें, विद्युत में, किसमें, विद्युत में। मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम। प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आएगी नहीं आई। इसके बाद आता है ताप। क्या आता है, ताप। अब बताओ ताप क्या करेगा, आंतरिक प्रतिरोध को कम करेगा कि बढ़ा देगा, ताप क्या करता है, आंतरिक प्रतिरोध को क्या कर देता है, कम। किस तरीके से कम करेगा भैया, जैसे ही आप इस सेल का ताप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा आयन कहां पे आएंगे, इस प्रभावी क्षेत्रफल पे आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आयन जब प्रभावी क्षेत्रफल पे आएंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, उसको धारा में, अर्थात उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। तो मान के चलते हैं ताप बढ़ाने से आयनों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि, और मूवमेंट करते हैं और वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, धारा में कन्वर्ट होते हैं, अतः उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये थे हमारे प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें पढ़ना है आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक की गणना। क्या करनी है, व्यंजक की गणना। तो ध्यान रखना आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित आपके दो व्यंजक हैं। कितने व्यंजक हैं, दो व्यंजक हैं। जब बोले आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक की गणना कीजिए, किसके लिए, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक की गणना, आंतरिक प्रतिरोध। आर इक्वल हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, कैपिटल आर एप्सिलॉन अपॉन भी माइनस वन। ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है ना, और इसी के लिए हम ऑब्लिक करके क्या बोल सकते हैं, आर कैपिटल, देखो स्मॉल आर कैपिटल आर एप्सिलॉन और भी में संबंध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संबंध। ध्यान से समझना, इसी का नाम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक, और इसी का स्मॉल आर मतलब क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर कहलाता है बाह्य प्रतिरोध, एप्सिलॉन कहलाता है विद्युत वाहक बल, और भी कहलाता है हमारा विभवांतर में संबंध। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मान के चलते हैं कि एक विद्युत परिपथ तैयार किया अपन ने, क्या तैयार किया, विद्युत परिपथ तैयार किया जिसका विभवांतर क्या है, भी, विद्युत वाहक बल क्या है, एप्सिलॉन, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर, जिन्हें क्रमशः प्रतिरोध के साथ, बाह्य प्रतिरोध के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है। क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जब इसको हम सर्किट में इस तरीके से जोड़ देंगे, ये हमारा सेल हो गया, हाँ है ना, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रतिरोध, और डिब्बे में बंद कर दिया, ये क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, हाँ है ना। इसको किसके साथ जोड़ा गया है, बाह्य प्रतिरोध। देखो आर हो गया, विद्युत सेल का क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया। क्या लगा दिया, और यहाँ पे अपन को करंट ना लगे इसलिए क्या लगा दिया अपन ने, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई।
और इस तरीके से हमारे सर्किट में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए कुल प्रतिरोध, क्या देखा जाए, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, हाँ है ना। अब ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, धारा, देखो जैसे हमने जनरली देखा आर इक्वल क्या होता है, V अपॉन आई, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पे हमें V मतलब यहाँ पे विद्युत वाहक बल लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेल की बात चली, किसकी बात चल रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल, यहाँ पे आ जाएगा क्या, कुल प्रतिरोध, क्या आ जाएगा। तो ओम के नियम से धारा की परिभाषा क्या बन जाती है, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर। समीकरण कौन सा हो गया, फर्स्ट। ये कंडीशन हुई आंतरिक प्रतिरोध, इस स्ट्रक्चर की कंडीशन हुई, हाँ है ना, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे बैटरी भी थी, विद्युत वाहक बल भी था, और क्या था उसका प्रतिरोध स्मॉल आर। बस, क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ है ना। इसके बाद हम बाह्य प्रतिरोध के साथ, किसके साथ, और बाह्य प्रतिरोध के स्रोत पर उत्पन्न क्या है, विभवांतर भी, और उसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा आई। इसके बीच कंडीशन लगाएं, किसके नियम से, ओम के नियम से। किसके नियम से, तो आई इक्वल क्या होता है, V अपॉन आर। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 1 व, वीडियो कनेक्ट हो रहा है यहाँ तक, हाँ है ना। अब यहाँ पे समीकरण 1 में भी आर आई का मान और समीकरण 2 में भी आई का मान, जब दोनों एक से हैं तो इनको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इक्वल V अपॉन आर। हमारा टारगेट है, हमें चाहिए स्मॉल आर, क्या चाहिए, तो हमने कौन सा गुणा कर दिया, त्रियक गुणा कर दिया, क्या कर दिया, त्रियक गुणा। यहाँ तक हो रहा है कवर, इतना समझ में आया कि नहीं है। यदि हम इसका त्रियक गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, V कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इनटू आर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना। अब देखो इसके आगे यदि हम देखें, जब त्रियक गुणा कर दिया तो V का अंदर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V आर प्लस V स्मॉल आर। तो क्या आ जाएगा, V इंटू कैपिटल आर प्लस V इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन आर। हमें चाहिए है स्मॉल आर, तो वी आर इक्वल क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल वी आर। तो यहाँ पे वी आर तो है, यहाँ से हमने एक कैपिटल आर कॉमन निकाल लिया, तो एप्सिलॉन माइनस क्या बचा, वी। हमें ओनली आर चाहिए, तो वी का हम पक्षांतर करेंगे तो आर अपॉन क्या आ जाएगा, वी, एप्सिलॉन माइनस वी। एक तो जे भी इतना सही है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए है, हम v का अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाइड, तो एप्सिलॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, v, और यहाँ पे v अपॉन क्या आ जाएगा, v, तो v से v कैंसिल, तो r इक्वल क्या बचा, कैपिटल R एप्सिलॉन अपॉन v माइनस 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक हो गया। इतना समझ में आया, पक्का। हमने जनरली क्या बनाया, एक परिपथ तैयार किया जिसमें हमारा विद्युत वाहक, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, एप्सिलॉन, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R, और इसे परिपथ में किसके साथ जोड़ दिया गया है, बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया है। तो तब यहाँ पे हमने मान लिया कुल प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। फिर हमने देखा ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के, R इक्वल V अपॉन I होता है, लेकिन इसको जनरली हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे आंतरिक प्रतिरोध की यहाँ की कंडीशन चल रही, तो हमारी जो धारा होगी कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या होगा, कुल प्रतिरोध। तो I इक्वल क्या हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध यही होगा ना, कैपिटल R और स्मॉल r। तो वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर हमने जनरली बाह्य प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के स्रोत पर जो उत्पन्न हो रहा है विभवांतर V, वो और परिपथ में बहने वाली धारा, इन तीनों के बीच संबंध देखा तो उनके नियम से I इक्वल क्या होता है, V अपॉन R। ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन समझ में आई। ऊपर वाली आंतरिक प्रतिरोध के साथ की स्थिति बात चली, नीचे बाह्य प्रतिरोध की स्थिति की बात चली, हाँ या ना। तो हमारा समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर दिया, त्रियक गुणा कर दिया, हमने टारगेट किया किस पे, स्मॉल r पे, किस पे, स्मॉल r पे। तो वी आर कैपिटल R को साइड पक्षांतर कर दिया, कैपिटल R को कॉमन निकाल दिया, फिर स्मॉल r के साथ भी मल्टीप्लाइड में था, इसको हमने ट्रांसपोज अर्थात पक्षांतर कर दिया, तो ये कहां पे आएगा, डिवाइड में। कहां पे आएगा,
इसके बाद हमने v का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एप्सिलॉन अपॉन v माइनस v अपॉन v, v से v कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बट आपसे इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी सही है और यहां तक भी सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है सेलों का संयोजन। इसके बाद क्या है, सेलों का संयोजन। इसका एक दूसरा डेरिवेशन भी, इसका एक दूसरा डेरिवेशन। ये तो अपन ने ओम के नियम के लिए किया था और इसमें आर, कैपिटल आर, एप्सिलॉन और हमारा वी में संबंध किया था, है ना। इसका आंतरिक प्रतिरोध का एक छोटा सा डेरिवेशन और है, एक छोटा सा डेरिवेशन और है। वो डेरिवेशन क्या है, देखो इसका दूसरा डेरिवेशन बोलता है स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर भी एप्सिलॉन और आई में संबंध फाइंड करना है। ये भी हमारा ओम के नियम से है, लेकिन जब आंतरिक प्रतिरोध आए तो जो मैंने अभी बताया था वो वाला करना है। लेकिन जब संबंध पूछे कि स्मॉल आर भी एप्सिलॉन और आई में संबंध स्थापित करो तो हमें ये वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो परिपथ आपको इसी तरीके से तैयार करना है जैसा भी इस वाले में किया था अपन ने कि सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन और आर है ना, इन्हें किसके साथ, बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो तब कुल प्रतिरोध क्या देखा जाए, कुल प्रतिरोध क्या होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। समीकरण 1 और 2 तो एक से ही बनेंगे, वो कॉपी में हमने दूसरे तरीके से करवाया था। कैसे किया था, देखो इसमें हमने कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यदि हम आंतरिक प्रतिरोध की स्थिति लें, कौन सी ले, आंतरिक प्रतिरोध की स्थिति लें तो ओम के नियम से हमारा क्या आता है, ओम के नियम से हमने देखा था कि जो धारा इक्वल होती है क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे में क्या आ जाता है, कुल प्रतिरोध। तो धारा का संकेत क्या होता है, आई, विद्युत वाहक बल का एप्सिलॉन और कुल प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल। इतना समझ में आएगी नहीं आए? यदि हम इसको सॉल्व करें तो एप्सिलॉन त्रियक गुणा क्या कर दें, त्रियक गुणा करें तो एप्सिलॉन इक्वल क्या हो जाए, आई इंटू स्मॉल आर और कैपिटल आर। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? यदि हम चाहें तो आई का मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं तो आई आर प्लस क्या आ गया, आई इंटू कैपिटल आर। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। कौन सा हो गया? अब यदि हम जनरली देखें, बाह्य प्रतिरोध आर लिया, उसके समय पर उत्पन्न विभवांतर भी है और उसमें बहने वाली धारा क्या है, ये स्थिति लगाएं और यहां से ओम के नियम से देखें। कहां से देखें, ओम के नियम से। तो आर इक्वल क्या होता है, वी अपॉन आई। क्या हमें आई आर चाहिए है, कैपिटल आर चाहिए इस संबंध में, नहीं। तो आर की जगह पे क्या रख दे, वी अपॉन आई। तो हमारा एप्सिलॉन इक्वल क्या हो जाएगा, आई इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, वी अपॉन आई। तो आई से आई कैंसिल, तो हमारा एप्सिलॉन इक्वल क्या हो गया, आई आर प्लस भी। आई आर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, भी। इतना समझ में आएगी नहीं आए? अब जबकि हमें जो प्रूव करना होता है, संबंध क्या होता है, v इक्वल आई आर माइनस एप्सिलॉन। यही होता है कि नहीं होता संबंध प्रूफ में, नहीं। v माइनस आई आर, ये होता है कि नहीं होता संबंध? तो देखो अब जब हमारा एप्सिलॉन इक्वल क्या आ गया, आई आर प्लस v आ गया, नहीं आ गया? आई आर को हम किस साइड में ट्रांसपोज कर दें, एप्सिलॉन साइड कर दें कि नहीं कर दें? तो हमारा v इक्वल क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो देखो जनरली हम यदि पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल एप्सिलॉन माइनस आई आर। यही हमें दूसरा संबंध स्थापित करना था। बात समझ में आई? ये संबंध है किसमें, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन स्मॉल आर और आई में। इसके पहले जो डेरिवेशन किया था वो कौन सा था, आंतरिक प्रतिरोध वाला था। कौन सा था, आंतरिक प्रतिरोध वाला था। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? इसके बाद है हमारा सेलों का संयोजन। क्या है हमारा टॉपिक, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन निकालो कॉपी में एक बार। इन दोनों को एक बार पहले रीड करके देखो, कोई दिक्कत तो नहीं डेरिवेशन में, और जवाब देते जाया करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बैठे रहते हो बस।
देखो जनरली इसमें हमें देखना क्या है, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 3, श्रेणी, समांतर और ये 3 प्रकार का होता है, हाँ है ना। अब जब तीनों का हम संयोजन कर रहे हैं, सेलों का संयोजन करते थे, सेलों के संयोजन में परिणामी रूप से चाहिए क्या होता है? आउटपुट धारा। क्या चाहिए होती है? अरे देवी, जब जब आप सेल का यूज करोगे तो सेल से आप क्या रिजल्ट पाने की कोशिश करते हो? धारे चाहते कि नहीं चाहते? आप चाहते हो कि सेल डालें और अपनी घड़ी बंद की बंद पड़ी रहे? आप चाहते कि वो क्या हो? चालू हो जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको मिलने लगे। तो हमें सीधी सी बात, रिजल्ट के रूप में क्या चाहिए? धारा। तो राष्ट्र में जो हमारा मान आता है वो क्या आता है? आई के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? आई के फॉर्म। इतना तो माइंड में निकाल लो पहले नंबर तो, हाँ है ना। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में किस तरीके से करते हैं, मान के चलते हैं इसमें इस तरीके से आपने क्या लगाए हैं, परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध। क्या लगा देते हैं? परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये हमारा हो गया सेल E1, ये हो गया हमारा सेल, ये डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया हमारा E, हाँ है ना। प्लस से धारा बहेगी और माइनस में धारा N होगी, हाँ है ना। और अंततः इसे किसके साथ जोड़ दिया जाता है? बाह्य प्रतिरोध R। करंट ना लगे इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं? स्विच। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में सेल के ऋण सिरे को, सेल प्रथम सेल के, किसके? कौन सा सिरा है? दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ दिया एवं आगे यह क्रम लगातार जारी रहेगा। अंततः प्रथम सेल के धन सिरे को, अंततः प्रथम सेल के व अंतिम सेल के ऋण सिरे को बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? थ्योरी में कोई कष्ट? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में इस तरीके से हमने सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन बना दिया। प्रथम सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से एवं दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं एवं यह क्रम आगे लगातार जारी क्यों रहेगा? क्योंकि N है, N प्रतिरोध हमें पता तो है नहीं कितने, हाँ है ना। अंततः प्रथम सेल का धन सिरा अंतिम सेल के ऋण सिरे, हो सकता है ऐसा लिखा हो, अंतिम सेल का ऋण सिरा प्रथम सेल के धन सिरे से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो बात एक ही है कि नहीं? किसके साथ जोड़ दिया जाता है? बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया जाता है। और इस संयोजन को कहते क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना। अब श्रेणी क्रम यदि संयोजन में देखा जाए तो यहाँ पे देखें तो पहले नंबर जनरली डाटा लिखो, सेलों के विद्युत वाहक बल क्या हो जाएंगे? एप्सिलॉन। क्या होगा? इसका भी क्या होगा? एप्सिलॉन, और इसका भी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो टोटल जो विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा हमारा? N एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा? N एप्सिलॉन। बात समझ में आई? और यदि हम यहां से कुल प्रतिरोध, अभी अपन जनरली डाटा लिख रहे हैं कि इसमें क्या क्या यूज हुआ। तो सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है? एप्सिलॉन। आंतरिक प्रतिरोध कौन सा? स्मॉल r। बाह्य प्रतिरोध क्या है आपका? कैपिटल R। और यहाँ पे सेल कितने हैं? सेलों की संख्या कितनी है? स्मॉल है। और कुंजी क्या है? कि ये डाटा यूज हुआ है। तब यहाँ पे हाँ धारा, क्या धारा, मौसी की बिना तो रह गई आई, हाँ है ना। तब सेल का नहीं, परिपथ का, किसका? कुल विद्युत वाहक बल। तो भैया एक सेल का एप्सिलॉन था तो N सेल का कितना हो जाएगा? N एप्सिलॉन। परिपथ का कुल प्रतिरोध तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तब परिपथ में बहने वाली धारा
आई हो तो ओम के नियम से जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध की मिक्सचर की बात चलती है तो भगवान की कृपा से हमें पता है कि धारा इक्वल होता क्या है, कुल विद्युत वाहक बल, हल नहीं बल, बटे में क्या हो जाता है, कुल प्रतिरोध। हाँ या ना, तो धारा का संकेत होता है आई, कुल विद्युत वाहक बल का एन एप्सिलॉन और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। बस जनरली इतना ही लिखना है, धारा है इसलिए एम्पियर। एन भी है, कैपिटल एम कैपिटल आर प्लस एन आर बटे में ये तो अपन ने कुल प्रतिरोध पर गलत निकाला। हाँ। देखो यहाँ पे पहले नंबर हमें परिपथ, देखो जनरली हमने ये कर दिया यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो पहले यहाँ पे परिपथ का कुल प्रतिरोध ना निकाल के हमें क्या निकालना है, कुल आंतरिक प्रतिरोध। पहले क्या निकालना है, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो एक प्रतिरोध स्मॉल आर था तो एन है तो कितना हो जाएगा, एन आर। अब यहाँ पे आ जाएगा परिपथ का, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध तो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर, एन स्मॉल आर। तब परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से आय धारा कुल क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बटे कुल प्रतिरोध। तो धारा का साइन क्या हो गया, आई, विद्युत वाहक बल का क्या हो गया, एन एप्सिलॉन, और कुल प्रतिरोध क्या आ गया, कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। अपन ने क्या किया था, आंतरिक प्रतिरोध की गणना नहीं की थी। बात समझ में आई कि नहीं है? कि सेलों का कौन सा संयोजन हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। इतने में कोई कष्ट अपेक्षा, तुमसे हम क्या अपेक्षा रखे, कल बनेगा ना अपेक्षा, चलो अच्छी बात अपेक्षा, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत बेटा, कल हम यहाँ पे करवाएंगे क्लास में, ये ध्यान रखना। और आज हमारा टेस्ट का रिवीजन कंप्लीट हो रहा है, मंडे को क्या है, टेस्ट। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, समांतर, बोलो समांतर। अरे गधेड़ो, ऐसा समांतर नहीं, समानांतर, अर्थात समान अंतर, समान अंतर। हाँ या ना। अब जो हमारे प्रतिरोध लगना है समान अंतर से लगना है, एक जे लगा दिया, हाँ है ना, समान अंतर से एक दूसरा लगा दिया कि नहीं लगा दिया है, क्या करी भाई, मार करनी चल रहा काय बेइज्जती करा तो ऑनलाइन। अच्छा सेल लग रहे थे, बम लग रहे थे का, आंतरिक बम। अरे सागर ही तो हाथ मार, जो कैसा बना दो। अरे तो क्या दिक्कत है, भावना है, समझो। मान के चलते इस तरीके से और भी जुड़े हुए हैं, हाँ है ना। तो ऊपर के दो जोड़ दिए, मध्य का जे नीचे और जोड़ा है, डॉट डॉट फिर ये जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो इनके सारे सिरों को पकड़ना है एक जगह पे, कहां पे पकड़ना है, एक बिंदु ए क्या हो गया, ए। इस साइड कौन सा चार्ज है इनका, प्लस। इस साइड कौन सा चार्ज है, माइनस। और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर। और इनके विद्युत वाहक बल क्या होंगे, एप्सिलॉन। इसका भी एप्सिलॉन, इसका भी एप्सिलॉन, और इसका भी एप्सिलॉन। और इनको अन्य सिरे बिंदु बी पर ऐड कर दें, किस पे ऐड कर दें, और अंततः इसके धन सिरे को और माइनस सिरे को, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ के क्या बना देते हैं यहाँ पे, प्रतिरोध। और करंट ना लगे इसलिए क्या लगा देते हैं, चटक लूप। कुंजी को मंदिर करने में क्या बोलते थे, चटक लूप। इतना समझ में आया। तो देखो समांतर क्रम संयोजन में कहता है कि हमने सेलों को, एन सेलों को लेकर, है ना, जोड़ते हुए क्या किया, इनके धन सिरे को किसी बिंदु ए पर तथा ऋण सिरे को बिंदु बी पर जोड़ देते हैं। अंत में क्या करते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच क्या लगा देते हैं, बाह्य प्रतिरोध क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आर। फिर यही इनका जनरली डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या है, एप्सिलॉन। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। आपका होशियार से हो गए। और धारा क्या है, आई। हाँ है ना,
हाँ लियो। कुंजी क्या है? कौन को नाम तो नहीं था कुंजी लाल? बात समझ में आई? अरे हाँ है ना? अब हमें समांतर क्रम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? यदि हम जनरली समांतर क्रम में बात करें, कैसी बात करें? समझो, जैसे यहाँ पे जे है, ए है कि नहीं? यदि हम यहाँ पे इस तरीके से देखें, यदि इस सर्किट को यहाँ पे चालू रहने दिया तो इसका विद्युत वाहक जे सब ऑफ है, इसका विद्युत वाहक बल क्या है? एप्सिलॉन। इसको ऑफ करके इसको चालू कर दिया तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? एप्सिलॉन। इसको बंद करके इसको चालू कर दिया तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? एप्सिलॉन। इसको बंद चालू करके फिर चालू कर दिया तो इसका होगा क्या? एप्सिलॉन। मतलब टोटल ऑफ यदि इसका विद्युत वाहक बल माना जाए तो क्या माना जाएगा? एप्सिलॉन, क्योंकि सारे के सारे आंतरिक विद्युत एक सी स्टेज पे लगेंगे। लगेगी नहीं लगेगी? तो यहाँ पे यदि कुल विद्युत वाहक बल की बात करें, किसकी बात करें? कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो क्या लिया जाएगा? एप्सिलॉन। वहां पे एन एप्सिलॉन लेते थे, यहाँ पे क्या लिया जाएगा? एन एप्सिलॉन, क्योंकि वहां पे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिया था। हाँ है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे हमारे समांतर क्रम में जुड़े, इसलिए हमारा क्या आ गया? ओनली एप्सिलॉन। बात समझ में आई? यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालें, क्या निकालें? आंतरिक प्रतिरोध। तो जनरली हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जब समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या आता है? फॉर्मूला 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट ऐसा रहता है कि नहीं रहता? अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे हमारा परिणामी प्रतिरोध, हमने आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लिया? r डैश। तो r डैश का जो मान होगा तो 1/r डैश इक्वल क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 n टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे हाँ है ना? चुटक जे बाद में कर लीचू, है ना? तो जिंदगी भर चुटक जे करते रहो। 1/r डैश इक्वल, यहाँ पे 1/r को n टाइम जोड़े। कितने टाइम जोड़े? 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, ऐसे 10 लोगों के पास 1 रुपया है, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ऐसे 1r 2r 3r टोटल r nr, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? nr। बोलो जय भगवान की। अभी नहीं, अभी अपन को r डैश चाहिए। r डैश हमारा अंश में चाहिए, तो उसको मारा झापड़ तो उल्टा हो गया। r कहाँ पहुंच गया? मुझे डर के मारे भी उल्टे हो गए, तो इनका स्मॉल r ऊपर पहुंच जाएगा और n कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। अतः परिपथ का कुल विद्युत प्रतिरोध, क्या? कुल प्रतिरोध। अभी कौन से कक्का छूट गए थे? बड़े कक्का। तो हमारा क्या आ जाएगा? स्मॉल कक्का और बड़े कक्का। जी आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन इनने कहा इनका जनरली जो मान है वो रखो, तो r अपॉन क्या आ जाएगा? हाँ है ना? अतः यहाँ परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः यदि परिपथ में बहने वाली धारा क्या है? I। तब कौन के नियम से? चाचा के नियम से। फिजिक्स में तो चाचा अपने पता है कौन है? ओम के नियम से। कौन है? ओम। दिख रहा है यहाँ? चुट्टू चुट्टू से दिख रहा है? तो देखो भैया, होशियार तुम यहाँ बस, ये तो सब करने हाँ बेटे, है ना? ओम के नियम से हमारा क्या होता है? धारा बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बटे में क्या आता है? कुल प्रतिरोध। तो I इक्वल क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया? इसके बाद है हमारा कौन सा? मिश्रित क्रम, है ना? क्या और आगे करो? अच्छा, और भी चल रही क्या आगे? एक काम करो, अब यहाँ तक मन में संतुष्टि भ्रास नहीं खत्म हो रही, एलसीएम लेके और सॉल्व कर लो। I इक्वल एप्सिलॉन है ही, सीता का गीता, अच्छा मोनिका है, मतलब गीता का ऊपर है ना? वो सीता तुम गीता, ठीक है? तो नाम तुम्हारे मम्मी पापा ने गड़बड़ रखे हैं। जब दो बहन हो तो संगवारी हो तो उनके सीता और गीता है, ठीक है? तो देखो भैया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बट्टा में कितना कर दिया? एक। n का हर वाले फंक्शन में यदि 1 का और n के एलसीएम लेंगे तो n आएगा कि नहीं आएगा?
तो 1 का n में कितनी बार गया, n बार। जितनी भाई वो डिवाइड होता है उसका फिर हर वाले अंश वाले फंक्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं कि नहीं करते अपेक्षा। आओ तो n इंटू क्या आ जाएगा r, n का n में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 1 का स्मॉल r में मल्टीप्लाइड होगा तो जाएगा स्मॉल r। e डबल हर का चाचा कहां चला जाएगा, ऊपर। तो I इक्वल क्या आ जाएगा, n इंटू एप्सिलॉन अपॉन n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब तो संतुष्टि राक्षसों के खानदान के आया समझ में। जिजिया तो तुम्हारा की बत्ती जल रही कि नहीं जल रही, मोसिया का खा खा के फ्री को मोटी हो रही हो तुम, बत्ती जल रही कि नहीं, नहीं जल रही। भगवान करे अगली साल पूरी खवाई जाए। और कोई किसी को कष्ट कहीं, सर की बिना तुम्हें आओ समझ में आया। चलो अच्छी बात समझ में आई। जल रही, एक बार इसको रीड करो, फिर इसके बाद हम बताते हैं मिश्रित क्रम। जल्दी से इसको देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम जगह बना ले। मैं इतनी खराब आ तुम। चलो जल्दी से, इसके बाद हमारा कौन सा है, सेल का मिश्रित क्रम संयोजन। कौन सा है, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, इसका आज का क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, सेल का मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित मतलब आपके आंतरिक प्रतिरोध भी लगाए गए हैं, आंतरिक प्रतिरोध लगाए गए हैं, मतलब कि श्रेणी क्रम में भी जोड़ा गया है और समानांतर क्रम में भी जोड़ा गया है। सबसे बड़ी चीज हमें डायग्राम को ध्यान से समझना है। पहले हमें क्या बनानी है, समांतर क्रम। देखो श्रेणी क्रम बनाना है, फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, समांतर क्रम। तो पहले हमने क्या लगाया, संयोजन बनाए। क्या बनाए, संयोजन श्रेणी क्रम। जैसे एक सेल ए लगा, अरे हाँ है ना, यस सर। एक सेल हो गया, फिर यहाँ पे कौन सा जोड़ दिया, दूसरा सेल जोड़ दिया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे एन वाले लिया, और यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। एक पंक्ति तैयार कर ली कि नहीं कर ली। अब ऐसी कई पंक्तियां तैयार करके उसको किस क्रम में जोड़ देना है, समांतर। यहाँ पे श्रेणी क्रम हो गया और उनको जोड़ देंगे समांतर क्रम में, तो श्रेणी और समांतर बन गया क्या, मिश्रित। बात समझ में आई, नहीं आई तो ना भगवान को नाम लियो त्रिकाली को लगा। चलो एक पंक्ति और बना ले। अब तुम्हें देख तो रहा है पूनम छोटी बड़ी डंडी जी, हाँ भाई हमें लगो तो ना भाई तुम फिर टोकती कि बैटरी से तो लगेगी, सेल से तो लगा ही नहीं रहे, तो मैं बम्बे से दिखा दो। बताइए बताइए भारतीय से चश्मा ले लेंगे, वो बेईमान है। भूत लग रहा है, बूट बूट बोट, नाव, नाक नहीं नाव। राक्षस बना ले करो बड़ी नाक आँख चिल्ला के। मुझे सब सब करना। बात नहीं करो, खुद की कॉपी में देखो ना, शर्म लगे देखे बजाय ग्राम है ना, मुझे ही बता रहे बता दे देखो साहब। वो भी भाभी ने बनाओ शुरू। चलो देखो देखो जय बस 5 मिनट और। हमने पहले क्या किया, इन पंक्तियों को क्रमशः किसमें जोड़ दिया, समांतर क्रम। लेकिन पंक्तियों को तैयार किया वो किसमें किया हमने, श्रेणी क्रम, है ना। सर की बिना देखो यहाँ पे सेल लगा, ये प्लस है, ये माइनस। सेल है तो क्या होगा, एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल। यहाँ पे भी प्लस माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे भी एप्सिलॉन प्लस माइनस, हाँ है ना। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसी जनरली ये सबके साथ हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे यदि देखा जाए, यदि हम साधारण डाटा लिखें, विद्युत वाहक बल, क्या लिखें, विद्युत वाहक बल
क्या है एप्सिलॉन। आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्मॉल आर। अब इनको सिरे ए पर जोड़ के मतलब इनको श्रेणी क्रम में तैयार किया, फिर इन पंक्तियों को समांतर क्रम में बिंदु ए व बिंदु बी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ दिया कि जोड़ दिया। अंततः बिंदु ए और बी के बीच हमने क्या लगा दिया, बाह्य प्रतिरोध आर और कुंजी के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां पे देखा जाए बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध क्या है आपका आर, हाँ है ना। और इसके बाद हमारी कुंजी क्या है, करंट ना लगे के। मेन चीज है यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितने, कुल सेल कितने हैं एन। और समांतर क्रम में क्या, समांतर क्रम में कुल पंक्ति, समांतर क्रम में कुल मतलब ऐसी कितनी पंक्तियां जोड़ी गई हैं, हाँ या ना। सेल तो कितने हैं एन, तो पंक्तियां कितनी हैं आपकी। जनरली डाटा समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अरे हाँ है ना, ये प्लस रहा था, धारा आई निकलेगी और यहाँ पे धारा क्या होगी, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जनरली यहाँ पे हमें धारा का ही कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके साथ हमारी आंतरिक प्रतिरोध की कंडीशन अलग चलेगी और बाह्य प्रतिरोध की कंडीशन अलग चलेगी। बस समझ में आया कि नहीं आया। आंतरिक प्रतिरोध की कंडीशन अलग चलेगी और बाह्य प्रतिरोध की कंडीशन अलग चलेगी। तो पहले डायग्राम और डायग्राम के थ्रू ये जो संकेत आए इनको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यदि प्रत्येक कतार में मान लिया कि एन विद्युत एन लगे, कितने सेल लगे हैं, एन सेल लगे, तो देखो यहाँ पे बात लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध की, किस सॉरी श्रेणी क्रम की बात करते हैं। पहले नंबर पंक्ति, किसमें श्रेणी क्रम की बात करते हैं, प्रत्येक पंक्ति की, हाँ या ना। श्रेणी क्रम की बात चलेगी नहीं चली, श्रेणी क्रम कहाँ पे लगा हुआ है, प्रत्येक पंक्ति में तैयार है कि नहीं है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो कुल विद्युत वाहक बल, क्या कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, एन एप्सिलॉन होगा। श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं जितने भी सेल तो उनको एन एप्सिलॉन के रूप में लेते कि नहीं लेते विद्युत वाहक बल, हाँ या ना। और श्रेणी क्रम में क्या है, श्रेणी क्रम की बात चली, श्रेणी क्रम कहाँ पे लगा है, पंक्ति में, कहाँ पे पंक्ति में लगा है कि नहीं लगा, अरे हाँ है ना। तो हमारा कुल विद्युत वाहक बल हो गया। और कुल प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध ले तो एन स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ है ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जब श्रेणी क्रम ने तैयार किया और श्रेणी क्रम इनको तैयार करने पे रिजल्ट आया कि भैया एक पंक्ति का जो विद्युत वाहक बल है हमें एन एप्सिलॉन लेना है और जो इसका प्रतिरोध लेना है आंतरिक प्रतिरोध वो क्या लेना है, एन आर लेना है कि ना। अब एक सर्किट का जो हो गया, ऐसे 5 सर्किट है तो प्रत्येक सर्किट का हमारा विद्युत वाहक बल क्या होगा, एन एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा। और जो प्रत्येक सर्किट का हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या क्या लिया जाएगा, एन आर लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अब इनसे मतलब नहीं, इनके इन रिजल्ट से मतलब है, हमें किससे मतलब है। और ये रिजल्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम के साथ जुड़ा। किस क्रम के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे अपन क्या ले लें, समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। और समांतर क्रम संयोजन में जो पंक्ति है वो कितनी है, एन, कितनी है, तब कुल विद्युत वाहक बल क्या लिया जाएगा, ओनली एन एप्सिलॉन लिया जाएगा। एम का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि प्रत्येक पंक्ति की बात चलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। यदि हम समांतर क्रम संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालें, क्या निकालें, कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो भैया प्रत्येक होता क्या है, 1 कैपिटल आर इक्वल क्या होता था, 1 आर प्लस 1 R1 R2 ऐसे ही होता था ना अपना 10th में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 R डैश, क्या हो गया। और प्रत्येक पंक्ति का क्या है, 1 NR प्लस 1 प्लस इतना कितने टाइम है, m टाइम, कितने टाइम है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो 1 R डैश इक्वल क्या हो जाएगा, NR कितने टाइम से, m टाइम। तो क्या हो जाएगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, n, होगा कि नहीं होगा। तो हमें R डैश की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, NR बटे। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना। यदि यहां तक दिख रहा है ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया। यदि मान लिया कि परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, बहने वाली धारा क्या है, आई। तब ओम के नियम से, ओम के नियम से हमारा क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक
बल बटे में क्या होता है कुल प्रतिरोध निकालें। तो यहाँ पे अभी कुल प्रतिरोध निकाला है पहले नंबर कुल, तो बाहर प्रतिरोध प्लस स्मॉल वो आर डैश आएगा नहीं आएगा, और आर डैश की वैल्यू कितनी है एन आर बटे एन। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो धारा बराबर क्या हो जाए आई एप्सिलॉन एन एप्सिलॉन हो गया, और विद्युत वाहक बल का यहाँ विद्युत वाहक बल एन एप्सिलॉन हो गया, और कुल विद्युत प्रतिरोध क्या है कैपिटल आर प्लस एम अपॉन सॉरी एन आर अपॉन में क्या है एम। इतना भी सही है। इसको यदि आप और एलसीएम लेके सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई इक्वल हर तो अंश तो आपका ज्यों का त्यों है, हर के बटे में एक किया तो क्या आ गया एम, एक एलसीएम लोग तो एक का एम में एम बार, तो क्या हो जाएगा एम आर प्लस यहाँ पे क्या है एन आर, डबल हर का एम कहाँ पहुंच जाएगा आई इक्वल क्या हो जाएगा एम एन एप्सिलॉन अपॉन एम आर प्लस एन आर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का संयोजन। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने क्या क्या देखा आज की क्लास में? आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फिर आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक की गणना, फिर अपन ने एक आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित एक संबंध भी देखा था किसमें आई में, स्मॉल आर में, वोल्ट विद्युत वाहक बल में और विभवांतर में देखा था। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। बात समझ में आई? मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में जर्नली रूप से आपको बताया है। जर्नली इसको आपको घर के पे करके देखना है पेज नंबर 2 नोट्स कॉपी से। उसके बाद यदि समझ में नहीं आए तो आप वीडियोस की मदद भी ले सकते हो कि कहां पे सर ने किस तरीके से किया था, और यदि जर्नली फिर भी समझ में नहीं आए तो अपन ऑफलाइन अपनी क्लास में कंटिन्यू रख सकते हो, उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमारे 3rd चैप्टर का रिवीजन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। मंडे को आपका क्या होगा फाइनली इसका टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।